क्या भारतीय सरकार सम्राट अशोक की जयंती इसलिए नहीं मनाना चाहती है क्योंकि सम्राट अशोक का जो राजपाट हुआ, जहां गरीबी मात्र 2 से 3% पूरे देश में, इतने बड़े देश में हो, और उस जगह अभी तक हम कितना अपना पाए हैं, जिसमें दुनिया भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और तथागत गौतम को विश्व गुरु कहा गया। सम्राट अशोक के इतिहास को कभी मिटा नहीं सकते हैं मनुवादी समाज के लोग। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक इस बात को समझते थे कि अगर मैं मर भी जाऊं लेकिन मेरा इतिहास जिंदा रहेगा। इसके लिए उन्होंने अभिलेखों, स्मारक लेखों, स्तंभ लेखों, गुफा लेखों इत्यादि में लिखे गए। क्या आज की सरकार सम्राट अशोक को जयंती क्यों नहीं मनाना चाहते हैं, अर्थात उनके नाम पर छुट्टियां क्यों नहीं रखना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार। आज के खास एपिसोड में इस देश में धरती के अंदर से, जिन्हें हम पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण आसमान से नहीं, धरती के अंदर से निकला हुआ इतिहास, जिन्हें बहुत दिनों तक दबाया गया, लेकिन अंग्रेज कालखंड के बाद तमाम रिसर्च हुए और रिसर्च के दौरान हमें एक ऐसा सम्राट मिला जो राजाओं के राजा थे, जिनका नाम है सम्राट अशोक। आज उनकी 2330वीं जयंती है। आज इस जयंती के अवसर पर पूरे देश में, बहुजन समाज में, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग सम्राट अशोक की जयंतियां मना रहे हैं धूमधाम से। लेकिन जो हिंदू समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज सम्राट अशोक से अनभिज्ञ क्यों हैं? और खास करके पिछड़े समाज में जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के जनसंख्या के हिसाब से 1% लोग, उनमें भी 1% के लोग ही जात के आधार पर सम्राट अशोक को यह बता रहे हैं कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति से थे, इसलिए हमें मनाना चाहिए। ये तमाम बातें हो रही हैं। तो आज हम सम्राट अशोक के शिलालेखों, अभिलेखों, स्मारक लेखों, उनके धर्मानुशासन, उनके राजपाट और कितने क्षेत्रफल पर राज करते थे, दुनिया का सबसे बड़ा देश और विश्व गुरु क्यों कहलाया, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे तरफ से आपको भी इन महान विभूति, जिन्हें दुनिया ने सम्राट अशोक के राजपाट को चीन, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, ग्रीक, मैगस्थनीन इत्यादि लोगों ने किया और सम्राट अशोक के राजपाट को अपने यहां लागू करने का प्रयास किया, उन सम्राट अशोक के जयंती को मैं सत सत नमन करता हूं। बहुजन समाज में एक नवजागरण जो पृथ्वी के अंदर से, खास करके धरती के अंदर से जब खुदाई हुआ, उस खुदाई से हमको प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक के इतिहास को कभी मिटा नहीं सकते हैं मनुवादी समाज के लोग। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक इस बात को समझते थे कि अगर मैं मर भी जाऊं लेकिन मेरा इतिहास जिंदा रहेगा। इसके लिए उन्होंने अभिलेखों, स्मारक लेखों, स्तंभ लेखों, गुफा लेखों इत्यादि में लिखे गए। तो आज विचार करते हैं। सबसे पहले सम्राट अशोक किस जाति के थे? कुशवाहा समाज के लोग दावा करते हैं कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के थे। क्या सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख खुदाई हुए हैं, क्या जाति का जिक्र है? सम्राट अशोक के शिलालेख में किसी भी जाति का जिक्र नहीं है। पहला उदाहरण, इससे सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक के समय में कोई जाति थी ही नहीं। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, भिकना पहाड़ी जो पटना में है, भिकना पहाड़ी क्यों नाम पड़ा? भिकना पहाड़ी जो है, भिक्खन कुंवर, भिक्खन कुंवर किसे कहा गया? सम्राट अशोक के बेटे राजा महिंद को भिक्खन कुंवर के रूप में उनके मरने के बाद, अर्थात राजा महिंद के मरने के बाद, वहां के जो पासवान लोग थे, वहां के जो यादव लोग थे, जिन्हें दुसाद और अहिर कहा जाता है, ये लोग महान थे। पासवान समाज के लोग महान थे, अहिर लोग पूजा पाठ करते थे। अर्थात ये कहां से हम बोल रहे हैं? आपको लगता होगा हम बकवास से बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं, लॉरेंस वार्डन ने एक बुक लिखे हैं और उस बुक में लेखक है लॉरेंस वार्डन ने अपनी किताब में लिखे हैं कि भिकना पहाड़ी, भिकना कुंवर के बारे में और उनके महंत के बारे में, जो मैंने आपको बताया। इससे सिद्ध होता है कि जिसका महंत पासवान समाज हो, जिसका पुजारी अहिर समाज हो, जिसका पुजारी अन्य समाज के लोग हो, तो फिर वो कुशवाहा समाज की कैसे हो गई?
अब क्वेश्चन होगा कि आपने जाति का जिक्र किया, तो लॉरेंस वार्डन इधर हाल फिलहाल अंग्रेज कालखंड में लिखे हैं, तो ये जाति जो बने उस जाति के आधार पर उन्होंने भिकना कुबर और भिकना के आधार पर उन्हें मापा है। इससे सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक के समय में कोई जाति थी ही नहीं। अपने जितने भी शिलालेख हैं उसमें किसी भी जाति का जिक्र नहीं। सम्राट अशोक ने अपना नाम खुद बताया है, अपने बेटे का नाम, बेटी का नाम 2003 के शिलालेख में नेपाल में मिला है। उनमें एक नया बेटा सम्राट अशोक का जिक्र हुआ जिसका नाम है तीवर। और जो मनवादी समाज के लोग थे, जो मनवादी विचारधारा के जो लेखक थे, उन लोगों ने तथागत गौतम से लेकर सम्राट अशोक से लेकर तमाम लोगों को बदनाम करने की कोशिश किया। सम्राट अशोक का नाम धम्म अशोक कहलाता है। जितना भी शिलालेख है सारे शिलालेख में लिखा गया है, लेकिन उन्हें चंड अशोक, देवानाम प्रिय कहा गया। संस्कृत में देवानाम प्रिय का मतलब होता है महामूर्ख, अर्थात सम्राट अशोक को महामूर्ख के रूप में वो घोषित करने की कोशिश किया संस्कृत में लिखकर। इतना ही नहीं, संत हमारे जितने भी भोजन महापुरुष हैं उनको अपमानित करने के लिए लेखनी से प्रयास किया। कबीर को कवियाठी कहा, तथागत गौतम बुद्ध को बुद्धू कहा, संत रविदास को रविदास कहा, ताकि उसको अपमान से किया जाएगा रई कहा के। ये तमाम चीज उनके द्वारा की गई थी। लेकिन सम्राट अशोक के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनका राजपाट हुआ करता था। पूरे देश, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश कहलाता था सम्राट अशोक, जिसमें राजपाट करते थे। अभी दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है पूरा भारत, लेकिन उस समय पाटलिपुत्रा से पूरा जम्बूद्वीप कंट्रोल हुआ करता था। भारत का नाम पहले जम्बूद्वीप हुआ करता था। और यह भारत अभी वर्तमान में 32,84,000 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उस समय जम्बूद्वीप अर्थात भारत 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर हुकूमत हुआ करता था। सम्राट अशोक का नाम सम्राट क्यों पड़ा? क्योंकि वह कई राजाओं के राजा थे। भारत के 4 भागों में बांटकर उन्होंने राजकुमार को सौंपे थे और सारे राजकुमारों के हेड थे सम्राट अशोक। इसलिए सम्राटों को सम्राट राजा अशोक को कहा गया। उस समय भारत जो श्रीलंका देखते हैं, म्यांमार बर्मा देखते हैं, भूटान देखते हैं, नेपाल के 95% जमीन, आपको ईरान तक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तमाम देश जो भारत से धीरे धीरे अलग होता चला गया, वह देश जम्बूद्वीप कहलाता था। क्या आज के सरकार सम्राट अशोक को जयंती क्यों नहीं मनाना चाहते हैं, अर्थात उनके नाम पर छुट्टियां क्यों नहीं रखना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में घोषणा भी की थी, 2016 में लागू भी हुआ। उन्होंने चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन सम्राट अशोक की जयंती की घोषणा किया, तो तमाम इतिहासकार ने उन्हें छींटा कसी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है कि इतिहासकार है। ये तमाम बातें हुई, लेकिन आज 26 मार्च 2026 है। आज के दिन हमें जैसे जानकारी मिल रहा है कि बिहार सरकार ने कोई छुट्टी घोषणा नहीं किया। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के मॉडल को प्रस्तुत किन किन देशों में हुआ, अर्थात बहुत सारे देश सम्राट अशोक के मॉडल का राजपाट अपने आप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे चीन में लियांग हुड्डी जो राजा हुआ था चीन में, वो अपने आप को सम्राट अशोक के राजपाट का मॉडल देने का प्रस्तुत किया। अर्थात हम कह सकते हैं चीन का सम्राट अशोक कौन थे? लियांग हुड्डी। जापान का राजा सुतुप, कंबोडिया का जयवर्मन सप्तम, उसके बाद जापान का राजा सुतुप, ये तमाम, बर्मा का धम्मचेती, ये तमाम जो राजा थे वह सम्राट अशोक के राजपाट को मॉडल को प्रस्तुत कर रहे थे कि हम सम्राट अशोक के राजपाट को लागू करेंगे अपने देश में, और वह उस देश का सम्राट अशोक के रूप में कहे जाने लगे। तो अर्थात पूरे विश्व में सम्राट अशोक ही के ऐसे राजा थे जो कई देशों ने अपनाने की कोशिश किया। भारत के कई राजा रहे, औरंगजेब, अकबर, बीरबल इत्यादि। कोई भी दूसरा देश इसको अपनाने की कोशिश नहीं किया कि मैं बीरबल के राजपाट को लागू करूंगा, या मैं औरंगजेब या अकबर या मैं चंगेज खान, ये तमाम जो लोग राजपाट किए, लेकिन सम्राट अशोक के राजपाट का मॉडल हर देशों ने अपनाने की कोशिश किया। इसलिए सम्राट अशोक महान सम्राट अशोक कहलाता है। कुछ लोगों ने यहां तक लिखा कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को कत्लेआम करके राजपाट को लिया था, लेकिन यह भी उतनी सच्चाई नहीं है।
चूंकि राजगीर में उनका एक सौतेला भाई रहा करते थे, उन्हें जो पटना के महेंद्र घाट हैं, जिन्हें हम राजा महिंद के नाम से पढ़ा था, वहां रहने के लिए व्यवस्था किए थे। और वो प्रमाण भी है, हुमायूं खान के डायरी में लिखा हुआ है। तो ये तमाम बातें सम्राट अशोक के। अब हम देखते हैं गांव में किस प्रकार राजपाट हुआ करता था। गांव में कई कमेटियां होती थी, जो खास करके न्यायपालिका में भी हर गांव में जज और वकील हुआ करते थे। शिक्षा में शिक्षा का सलाहकार हुआ करते थे। हर गांव में किसान सलाहकार हुआ करते थे। हर गांव में जो बेरोजगार को दूर करने के लिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए एक सलाहकार हुआ करते थे। और उस समय दुनिया में भारत सबसे बड़ा देश जनसंख्या से लेकर क्षेत्रफल की दृष्टि में। और लगभग सम्राट अशोक ने कई स्रोतों से पता चला कि लगभग 23 यूनिवर्सिटी बनाया गया है, लेकिन हाल फिलहाल रिसर्च में 74 का जिक्र हो रहा है। लेकिन इतने यूनिवर्सिटी का उन्होंने निर्माण किए। अपने कालखंड में ही नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। दुनिया उस समय मैगस्थनीन, यूनान, ये तमाम जो एशिया, यूरोप या अमेरिका इत्यादि जो देश हुआ करते थे, वो पढ़ने आते थे भारत। भारत से शिक्षा लेकर वो वहां के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने की कोशिश किए, लेकिन भारत उस शिक्षा को दरकिनार कर दिया। क्या भारतीय सरकार सम्राट अशोक की जयंती इसलिए नहीं मनाना चाहती है क्योंकि सम्राट अशोक का जो राजपाट हुआ, जहां गरीबी मात्र 2 से 3% पूरे देश में, इतने बड़े देश में हो, और उस जगह अभी तक हम कितना अपना पाए हैं, जिसमें दुनिया भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और तथागत गौतम को विश्व गुरु कहा गया। इसलिए सम्राट तथागत गौतम जो बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैला। और उसमें सम्राट अशोक के समय में महान भारत, विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। और अभी क्या है? अभी अमेरिका के पिछलग्गू, अमेरिका के गुलाम क्यों बन पा रहा है? जिस समय पूरा वर्ल्ड हमें अनुकरण करता था, हमारे शिक्षा मॉडल पर, हमारे सैन्य मॉडल पर, हमारे राजपाट मॉडल पर, लेकिन अभी क्या? तो ये तमाम चीज मैं कुछ और भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। 84,000 स्तूप मतलब क्या? स्तूप में तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश को शिलालेखों में खुदवा कर लिखवाए। तो 84,000 स्तूप तथागत गौतम के उपदेश को 84,000 स्तूपों में बदले। 2 लघु शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 3 गुफा लेख, 4 लघु स्तंभ लेख और 2 स्मारक स्तंभ लेख इत्यादि बनवाए हैं। और भी नए नए रिसर्च हो रहा है। क्या ये सब हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तमाम बातें हमने बताएं। सम्राट अशोक की गौरव गाथा, सम्राट अशोक का राजपाट। सम्राट अशोक 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर हुकूमत किए। और क्या सम्राट अशोक के समय में सिर्फ बौद्ध धर्म ही था? नहीं, उस समय जैन धर्म भी थे, आजीवक संप्रदाय भी थे। सभी धर्मों को उन्होंने सम्मान दृष्टि से देखे और सब पर समान रूप से हुकूमत की। अर्थात सम्राट अशोक का राजपाट सेकुलर रहा। भारत कभी भी एक धर्म का नहीं रहा है। जब भी भारत एक धर्म को बनने की कोशिश किया है तो भारत के कई टुकड़े में बट चुके हैं। कुछ मनवादी समाज के लोग, मनवादी विचारधारा के लोग आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हैं। वो भारत के हित में नहीं, वो भारत के तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। जब भारत एक बट के पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हिसाब से बना, तो यही मनवादी लोगों ने ये थोपने की कोशिश की कि जब देश आजाद होगा तो कौन राजपाट चलाएगा। तो सीधे कहा गया, इस देश में बहुसंख्यक वर्ग के नाम पर मनवादी समाज के लोग को बैठाया गया। तो मुसलमानों के अंदर डर लग गया और उन्हें राजपाट अलग मांगने की कोशिश कर दी और राजपाट अलग भी हुआ। इसलिए जब जब धर्म, एक धर्म का भारत बनने की कोशिश करेगा, तब तब भारत टुकड़े टुकड़े विभाजित होगा। क्या आज हम सम्राट अशोक के सपने का भारत बना चुके हैं? और इसी सपना लेकर मानवर साहब कांसीराम लेकर चले थे और कहे थे कि हम सम्राट अशोक के सपने का भारत देखे हैं। क्या यह सम्राट अशोक के सपने का भारत मानवर मसीहा साहब कांसीराम ने जो सपना देखा था, क्या आज कितना पूर्ण हो पा रहा है? इसलिए आज फिर से हमें, जिस सम्राट अशोक ने अखंड भारत को बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर आधुनिक शिल्पकार भारत के बनाकर पेश किया है, फिर से इसे हिंदू राष्ट्र में तब्दील नहीं होने दे। सम्राट अशोक के सपने का भारत, मानवर साहब कांसीराम के सपने आधारित सम्राट अशोक का भारत कैसे बने, इस पर काम सभी लोगों को करना चाहिए। फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।